Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our first online class of zoology for first year student. I am Assistant Professor Humaira Siddiqui and our today's topic is from chapter 10 Kingdom Animalia. The title of the topic is Phylum Platyhelminthes. To study about Platyhelminthes, just switch over to next slide. As far as the introduction of the Platyhelminthes is concerned, first of all, I want to explain you the name of the Platyhelminthes. The name of Platyhelminthes is composed of two words, platy and helminth. Platy means flat and helminth means worm. So the organism or the animal of this phylum are commonly called as flatworm. Their body is सॉफ्ट एंड डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड, यानी ये सॉफ्ट बॉडीड है और जो है इन एनिमल्स की बॉडी कंप्रेस्ड होती है इस तरह से कि ये चपटी और पतली नज़र आती है, जिस तरह से कि एक दरख्त का पत्ता होता है, लीफ होता है, उस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है. कॉमन एग्जांपल्स में इसमें जो है प्लेनेरिया है, टैपवर्म है और लीवर फ्लूक. पैरासाइट्स भी हैं और फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं. अब इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में और इनकी मज़ीद तफसीलात जानने के लिए चलते हैं स्लाइड नंबर 3 की तरफ. सिमेट्री, जैसा कि आपको मालूम है, हम बॉडी शेप को कहते हैं, अ पर्टिकुलर बॉडी शेप इन विच द इंटरनल ऑर्गन्स आर अरेंज्ड, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर मैनर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सिमेट्री, रेडियल एंड बायलैटरल. As far as the members of this phylum are concerned, they have a bilateral symmetry. Bilateral symmetry means the animals of this phylum can be cut into two equal half from only a single plane, that is their midline. यानी इनको हम सिर्फ दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं उसी वक्त जब सिर्फ इनको मिड डॉर्सल लाइन से कट किया जाए. ऑन द अदर हैंड जो रेडियल सिमेट्री है वो इसके ऑपोजिट है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास. बेटे अब ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ आएंगी ये एक्चुअली हमने क्लास में डिस्कस की हुई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा जस्ट रिकॉल कर रही हूँ, आपकी मेमोरी थोड़ा थोड़ा दोबारा आपको गाइड करती जा रही हूँ, तो आप भी ज़रा उसको रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट इसका करैक्टर जो देखेंगे वो जर्मिनल लेयर्स से रिलेट है. ये एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. इस फाइलम के एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 germinal layers are present. Germinal layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. These germinal layers are formed during the embryonic development and are concerned with the formation of different organ and organ system. ठीक है, इसको भी हमने डिस्कस किया था. And this is the first phylum which is actually triploblastic. अब इसके बाद जितने भी फाइलम आएंगे वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. अब हम बात करते हैं इसकी इंटरनल बॉडी कैविटी की. तो इंटरनल हॉलो बॉडी कैविटी विच इज़ कॉल्ड एज सीलोम इज़ एब्सेंट ओवर हियर. इंस्टेड ऑफ द सीलोम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज़ प्रेजेंट. व्हाट इज़ सीलोम? यू नो वेरी वेल, बट आई वांट टू जस्ट रिकॉल योर मेमोरी. तो सीलोम इज़ एक्चुअली द इंटरनल हॉलो बॉडी कैविटी in which the internal organs are suspended, but this cavity is actually formed by the splitting of mesoderm, right? And gastrovascular cavity is also internal cavity, but this is not formed by the splitting of mesoderm. And gastrovascular cavity is just a cavity present inside the endoderm, right? So there is a difference between coelom and gastrovascular cavity. In the member of this phylum, the gastrovascular cavity is present while the coelom is absent. That is why these are called as acoelomate. We are using the word a for the absence of anything. So over here the coelom is absent. That is why these are called as acoelomate. Okay. एक्सक्रीशन के लिए इनमें प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक से ज़्यादा तादाद में होते हैं पूरी बॉडी में. ये प्रोटोनेफ्रीडिया हैं जिन्हें कॉमनली फ्लेम सेल्स भी कहा जाता है. यहाँ स्लाइड की साइड में आपको डायग्राम दिखा रहे हैं प्लेनेरिया की, उसमें आप दिख रहे हैं प्लेनेरिया का जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया है, अंदर रेड कलर की आपको तरतीब से जो है वो फ्लेम सेल्स नज़र आ रहे हैं, और एक फ्लेम सेल को यानी प्रोटोनेफ्रीडिया को बाहर निकाल कर दिखाया हुआ है. इसके अंदर सीलिया है, ठीक है. ये फ्लेम सेल क्यों कहलाते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया? क्योंकि इनके अंदर ये जो सीलिया है
ये इंटरनल इन्वायरमेंट में इस तरह से बीट करता है कि सराउंडिंग जो इसके टिश्यू फ्लूइड है और सारा फ्लूइड है उसमें से ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को जो है वो सेपरेट कर लेता है अपनी मूवमेंट की वजह से। और इसकी जो मूवमेंट होती है सीलिया की, वो बिल्कुल ऐसे ही होती है लाइक दैट ऑफ अ फ्लेम ऑफ अ कैंडल। जिस तरह से एक मोमबत्ती का शोला नहीं मूव करता, उस तरह से, क्योंकि ये कैंडल के फ्लेम की तरह मूव करता है तो इसका सीलिया, इसीलिए इन सेल्स को फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब मज़ीद जो है वो करैक्टरिस्टिक्स के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, अब हम बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पैरासिटिक फॉर्म्स में तो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि पैरासिटिक जो वर्म्स हैं उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की एज सच नीड ही नहीं होती, क्योंकि वो होस्ट बॉडी से अटैच्ड रहते हैं और होस्ट बॉडी से जो है वो प्रिपेयर्ड फूड हासिल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सो दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. But in case of the free living, like that of the planaria, the specific digestive tract is present. Alimentary canal is present. This alimentary canal is branched. उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, पूरा मतलब कि बॉडी में ब्रांचिंग मैकेनिज्म मौजूद होता है और ये सैक लाइक होती है, यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सैक लाइक कहलाता है। सैक लाइक उस डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। अदरवाइज तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स होती हैं, एक फॉर द एंट्रेंस ऑफ फूड और दूसरी जो है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्ट मटेरियल। बट ओवर हेयर ओनली अ सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट विच सर्व्स बोथ एज अ माउथ एंड एज ए एनस। ठीक है, दोनों के तौर पर वही काम करती है, वहीं से फूड एंटर होती है और वहीं से वेस्ट मटेरियल जो है वो डिस्चार्ज आउट होता है। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो है वो दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है, सेक्सुअल भी और ए सेक्सुअल भी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो टाइप है जिसके अंदर जो है वो सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होती, यानी दो इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं होती, सिंगल इंडिविजुअल ही नया ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस कर देता है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें कॉमन वन जो है वो रीजनरेशन का प्रोसेस है। ये रीजनरेशन का प्रोसेस यहाँ पर डायग्रामेटिकली प्लेन एरिया में आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख लीजिए। ब्राउन कलर में आपको दिखा रहे हैं, ये पेरेंट प्लेन एरिया है जो स्प्लिट हो रहा है दो में, और एक हेड रीजन और एक टेल रीजन। अब आप देखिए कि स्प्लिट होने के बाद ये जो सेपरेट इसका हेड और टेल रीजन बने हैं, इन्होंने अपना अपना लॉस्ट पार्ट अगेन रिपेयर कर लिया या रीफॉर्म कर लिया। हेड रीजन ने टेल रीजन डेवलप कर लिया और टेल रीजन ने हेड रीजन। इस तरह से फाइनली स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल इंडिविजुअल से टू इंडिविजुअल वर्म्स फॉर्म हो गए, यानी रीप्रोडक्शन हो गई, रीफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, सो रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ और उसको डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो फ्लैटवर्म्स जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये है कि सिंगल इंडिविजुअल जो है उसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, यानी स्पर्म और एग एक ही इंडिविजुअल में बनते हैं, उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन की बेस पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दो टाइप्स में तकसीम किया है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एग जो है और स्पर्म जो कोई इंडिविजुअल बनाता है वो उसी की बॉडी के अंदर आपस में ही फ्यूज़ हो जाते हैं, फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट इज हैपन इनसाइड द इंडिविजुअल वेयर दीज स्पर्म एंड एग्स आर फॉर्म्ड। तो इन दिस केस द एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोवाइडेड बाय द सेम इंडिविजुअल। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो घेर लेती है, जिसको हम कोकोन कहते हैं, और ये इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करती है जो डेवलपमेंट के फर्दर प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी होती है। और इसमें फिर फर्दर डेवलपमेंट होती है कोकोन के अंदर, लेकिन ये इनसाइड द बॉडी नहीं होती। कोकोन रिलीज़ हो जाता है फ्लैटवर्म से इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में जो है वो डेवलप होता है ये न्यू वर्म में,
जब कंप्लीट डेवलपमेंट कोकोन के अंदर हो जाती है तो कोकोन की एक्सटर्नल लेयर जो है स्प्लिट हो जाती है और हैच आउट होता है न्यू वर्म। अच्छा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दो सेपरेट होते हैं, यानी कि एनिमल दो पार्टिसिपेट करते हैं। एक एनिमल एग बना रहा है और दूसरा स्पर्म। तो स्पर्म बनाने वाला अपने स्पर्म जो है वो रिलीज़ करता है और ये स्पर्म जो है दूसरे फ्लैटवर्म के अंदर जो है स्किन के थ्रू पेनेट्रेट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वहाँ जाकर उसके एग के साथ फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं। यानी यहाँ पर दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो गए और फर्टिलाइजेशन हुई है बिटवीन द गैमीट्स ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल, राइट। अब एक ने एग प्रोवाइड किया और दूसरे ने स्पर्म। फ्यूजन होने के बाद का प्रोसेस बिल्कुल वही है। फर्टिलाइज्ड एग के गिर्द कोकोन फॉर्मेशन की एनवायरनमेंट में रिलीज और फिर डेवलपमेंट न्यू वर्म का। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन का है यहाँ डायग्रामेटिकली भी दिखा रहे हैं, ज़रा इसका भी एक ओवरव्यू देख लीजिए आप। ठीक है, मज़ीद कैरेक्टर्स के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, ज़्यादातर फ्लैटवर्म जो हैं वो पैरासाइट्स होते हैं और पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए यानी अपने होस्ट से अटैच रहने के लिए इनमें स्पेशल एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्पाइंस, हुक्स और सकर्स वगैरह। इनकी मदद से ये होस्ट बॉडी से अटैच कर लेते हैं अपने आप को। जैसे कि अगर ये होस्ट बॉडी के इंटेस्टाइन में मौजूद हैं तो उसके लिए इनके अंदर सकर्स हैं, ये उन सकर्स की हेल्प से अटैच्ड हो जाएंगे और वहाँ से फिर सक करेंगे प्रिपेयर्ड फूड को। और स्पाइंस वगैरह होते हैं, अगर ये होस्ट बॉडी के ऊपर रह रहे हैं तो उन स्पाइंस की मदद से जो है वो स्किन पर जो है वो ग्रिप ले लेते हैं, होल्ड करते हैं अपने आप को। अच्छा जी, इनमें दोनों इंक्लूड हैं एक्टो और एंडो पैरासाइट। अब हम एक्सप्लेन करते हैं एक्टो और एंडो को। एंडो पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स हैं जो लिविंग होस्ट के अंदर रहते हैं, बॉडी के अंदर, जैसे उसके इंटेस्टाइन में हैं, उसके लिवर में हैं, उसके ब्लड में हैं, यानी कि इनसाइड द बॉडी हैं। सही। अब इनकी एग्जांपल्स में जो है वो टैपवर्म्स आ रहे हैं, दोनों टाइप के टैपवर्म्स, टीनिया सोलियम भी और टीनिया सेजिनेटा भी। टीनिया सोलियम जो है वो ह्यूमन इंटेस्टिनल पैरासाइट है और टीनिया सेजिनेटा कैटल की इंटेस्टाइन में रहने वाला पैरासाइट है। जबकि शिस्टोसोमा भी एंडो पैरासाइट है जो ह्यूमन ब्लड पैरासाइट है, यानी हमारे ब्लड में डिजीज़ कॉज करता है। अच्छा, इसके अलावा फ्लैटवर्म्स जो हैं वो एक्टोपैरासाइट्स भी हैं जो होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे ह्यूमन स्किन पैरासाइट है डेक्टाइलोगायरस वगैरह। ठीक है, ये पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल या तो एक होस्ट में स्पेंड करते हैं या दो होस्ट में। अगर एक होस्ट में अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं तो इन्हें मोनोजेनिक कहते हैं, और अगर ये दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं तो ये डाइजेनिक कहलाते हैं। अब ये ज़ाहिर डिजीज़ कॉजिंग हैं, पैरासाइट्स हैं, तो ये स्प्रेड कैसे होते हैं एनवायरनमेंट में और किस तरह से इन्फेक्शियस हो सकते हैं और हमारे अंदर भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटे ये कंटेमिनेटेड जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, ये कंटेमिनेटेड फूड वगैरह, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पुअर सैनिटरी कंडीशंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं ज़्यादातर कि उनकी वजह से ये जर्म्स जो हैं या ये वर्म्स जो हैं वो स्प्रेड होते हैं। अच्छा, ये जो है पुअरली कुक्ड फूड में भी, यानी कि रॉ कुक्ड जो आपका मीट वगैरह होता है उसमें भी पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये कैटल्स में भी मौजूद हैं, तो ये काऊ की, शीप के मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, या लिवर वगैरह में। तो ये ज़ाहिर है कि मसल्स और लिवर जो है वो हम एज ए फूड यूज़ करते हैं, तो उस गोश्त को अगर हम गलाएं नहीं, सही से कुक ना करें, रॉ कुक्ड हो, तो ये पैरासाइट्स ख़त्म नहीं होते, बल्कि ये जब हमारे अंदर दाखिल होते हैं, हम खाना खाते हैं, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो वहाँ वेकअप हो जाते हैं और इंटेस्टाइन में हमारी जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और अगेन अपनी जनरेशन रिप्रोड्यूस करने लगते हैं और इन्फेक्शन का बाइस होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, वहाँ ये अल्सरेशन वगैरह भी कॉज कर सकते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में पेनेट्रेट होकर ऑब्वियसली वुंड बनाएंगे, पहले तो ज़ख़म और फिर जो है हीलिंग होगी वहाँ से ब्लड की, तो अल्सरेशन वगैरह भी अगर डेंजरस कंडीशन हो और ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस ना हो तो कर सकते हैं ये। ठीक है,
तो हम किस तरह से बच सकते हैं इनसे? ज़ाहिर है कि हाइजीनिक कंडीशन जो है वो अपनी बेस्ट करें, इन्वायरमेंट हाइजीनिक हो, केयरफुल इंस्पेक्शन हो, हमारी जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनका जो है वो हम एहतियात के साथ जो है वो इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करें, पॉल्यूशन फ्री चीज़ें इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है वो हम जो है कुकिंग प्रॉपर करें, थॉरो कुकिंग हो, यानी कि रॉ कुकिंग ना हो, ठीक है, ख़ास तौर पे मीट वगैरह की, तो इनसे बचा जा सकता है। मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जी, ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ किस तरह से गुजारते हैं, कैसे ये एक सक्सेसफुल पैरासाइट्स हैं, उसके लिए ऑब्वियसली इनकी बॉडी में मखसूस करैक्टर्स होते हैं या मखसूस एडॉप्टेशंस होती हैं। ये एडॉप्टेशंस कहलाती हैं पैरासिटिक एडॉप्टेशंस। अच्छा, इनमें इनकी थिक बॉडी कवर्स हैं, यानी कि इनकी जो एक्सटर्नल या जर्नल बॉडी सरफेस है वो कंपैरेटिवली थिक होती है, क्यूटिकल लेयर उसके ऊपर पाई जाती है, ताकि जो होस्ट का, जिसके अंदर ये रहते हैं, जिस पर अटैक कर रहे हैं, तो होस्ट का अपना जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो उन्हें रप्चर ना कर दे, उससे प्रिवेंशन के लिए इनके थिक बॉडी कवर्स होते हैं। इसके अलावा होस्ट से अटैचमेंट के लिए, जैसे अभी हमने अर्लियर डिस्कस किया, हुक्स, स्पाइंस और सकर्स मौजूद होंगे। एलिमेंट्री कैनाल अभी हमने डिस्कस की कि पैरासाइट्स में या तो पुअरली डेवलप होती है या कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, ठीक है, जैसे टीनिया में है ही नहीं, जो आपका इंटेस्टिनल पैरासाइट है, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती इन्हें, ये प्रिपेयर्ड फूड हासिल करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये बहुत एक्टिव लाइफ नहीं गुजारते, कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पर, तो इनके न्यूरो सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि महसूस करने वाले और रिप्लाई करने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो भी पुअरली डेवलप होते हैं या कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर पैसिव मोड ऑफ लाइफ। एक्टिव मोड ऑफ लाइफ नहीं है, टू मच एक्टिव नहीं है, एक्टिविटीज़ इनकी बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है, तो ज़रूरत ही नहीं है इनको। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका हाईली डेवलप होता है, क्योंकि बहरहाल जब ये होस्ट बॉडी में इन्वेड होते हैं तो होस्ट का अपना जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है वो इन पर अटैक करता है और इन्हें किल करता है, सही। तो इनके नंबर ज़ाहिर तादाद कम होने लगती है, लेकिन वो इसे ओवरकम कर लेते हैं अपनी जो है वो जितनी भी इनकी तादाद में कमी होती है उसे अपनी मोर्टेलिटी रेट जो है रिप्रोडक्टिव रेट की वजह से, कि इनमें रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। जस्ट इमेजिन कि हाफ एन आवर में ही 50 या 100 जो है वो जनरेशन रिप्रोड्यूस्ड हो जाती हैं, तो कितने रैपिडली ये ग्रो करते हैं। उसके अलावा जो है वो तकरीबन 90% इनमें फर्टाइल होते हैं, यानी एबल टू रिप्रोड्यूस्ड, ठीक है। 10% ही होते हैं ऐसे जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, वरना अदरवाइज़ तकरीबन सारे ही। प्लेटीहेल्मिंथस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास नंबर 1 टर्बिलेरिया, क्लास नंबर 2 ट्रेमाटोडा एंड क्लास नंबर 3 सेस्टोडा। क्लास टर्बिलेरिया में तमाम फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स इंक्लूड हैं, जो कि मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी। क्योंकि ये पैरासिटिक नहीं है तो इन्हें हुक्स और सकर्स की ज़रूरत नहीं है, तो हुक्स और सकर्स इनमें एब्सेंट होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल में प्लेनेरिया इंक्लूड है। दूसरी क्लास ट्रेमाटोडा है, जिसके अंदर एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट दोनों इंक्लूड हैं, यानी कि ये पैरासिटिक वर्म्स हैं और फ्लूक कहलाते हैं। अच्छा, इनमें सकर्स होते हैं अटैचमेंट के लिए और हुक्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो फिश्यूला हेपेटिका यानी शीप लिवर फ्लूक है। सेस्टोडा जो तीसरी क्लास है, इसमें सारे के सारे एंडोपैरासाइट वर्म्स पाए जाते हैं। इनकी बॉडी रिबन शेप होती है, जैसे कि टीनिया सोलियम की है, टीनिया सेजिनेटा की है, और इनके अंदर जो है वो इन वर्म्स में एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल में वही टैप वर्म्स हैं सारे, ठीक है। ये सब था फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस के बारे में, उनके जर्नल करैक्टर्स के बारे में, एडॉप्टेशंस के बारे में और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। अब इसको आप तवज्जो से पढ़िए, सुनिए बार बार लेक्चर को, और अपनी बुक से भी जो है वो रीड आउट कीजिए। अब हम आपको इससे रिलेट कुछ होमवर्क देना चाहते हैं, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।